कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। जी हाँ, मैं हूं राजवीर सिंह होरा और आप देख रहे हैं टेढ़ी बात न्यूज। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो आरटीआई एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून में अपनी बहुत ही जबरदस्त पकड़ रखते हैं। इनके द्वारा आरटीआई में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम अधिनियम में एक नए मुकाम को इन्होंने हासिल किया है और ये प्रेरणा है देश के लाखों उन लोगों के लिए जो आरटीआई एक्ट या कानून सुरक्षा अधिनियम कानून के तहत जानकारी प्राप्त करके भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम करते हैं। इनकी ऊर्जा को देख करके खास करके हम जैसे लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखने में ये आ रहा है कि लोक सेवकों के द्वारा अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। फिलहाल इस समय देश के आरटीआई कार्यकर्ताओं में और सामाजिक कार्य करने वालों के अंदर एक मायूसी सा माहौल बनता जा रहा था, क्योंकि लोक सूचना अधिकारी तरह तरह के बहाने बनाकर अड़ंगे लगाकर जानकारी को छुपाने का पुरजोर प्रयास करते हैं और इस कार्य में कहीं ना कहीं सूचना आयुक्तों का रोल भी संदिग्ध प्रतीत होता है, क्योंकि कानून आरटीआई कानून ये कहता है कि जानकारी मांगने पर जानकारी देना है, परंतु लोक सेवक तरह तरह के बहाने बनाकर इसको सालों साल टालते जा रहे हैं। इसी को लेकर के राजस्थान के टीम लीगल एम्बिट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव धनवीर सिंह साहब के द्वारा कल ही एक एफआईआर दर्ज करवाया गया है लोक सेवक के खिलाफ। क्या है पूरा मामला, समझते हैं राव धनवीर सिंह साहब से ही। राव साहब, आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो कल एक एफआईआर दर्ज करवाया है उसको लेकर के आप सरल भाषा में देश के नागरिकों को बताएं कि वो कैसे कार्य करें कि उनको भी सही जानकारी मिल सके। सबसे पहले तो होरा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको चैनल पे लिया। मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि मैंने दिनांक 1 मई 2025 को एक आवेदन शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल महोदया से 2 बिंदुओं की सूचना चाहिए गई थी। उन्होंने मुझे 16 मई 2025 को एक लेटर जरिए SSOID से भेजा कि आप 3401 पेज के 7402 रुपये 3701 पेज के 7402 रुपये जमा करवाएं और अपने रिकॉर्ड दे दिया जाएगा। मैंने हाथ ही तुरंत ही उसी तारीख को सेम डेट में तत्काल ही 7402 रुपये नकद जरिए SSOID के जमा करा दिए गए। उसके बाद 25 तारीख को उनका एक लेटर आता है मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर कि आपकी सूचना हमने भेज दी है। मैं स्टेशन था नेक्स्ट व्हाट्सएप पे वो सूचना भी जो उन्होंने भेजी थी वो डिलीट हो चुकी थी। मैंने उनसे व्हाट्सएप पर मेल वगैरह के जरिए लिखा पढ़ी करी, मगर उन्होंने कोई भी इसका जवाब नहीं दिया। 17 जुलाई 2025 को मैंने संबंधित मेरे थाने पुलिस थाना कोटपुतली जिला जयपुर ग्रामीण था, आजकल जिला कोटपुतली हो गया है, उसके अंदर एक एफआईआर दी उनके खिलाफ। आप पूरा साहब समझते हैं पुलिस जैसा काम आज कर रही है। उन्होंने जांच को पेंडिंग पट के रखा, मैं दबाव बनाया उनके ऊपर, तब उन्होंने जाके अभी 11 जनवरी को मेरे आरोप प्रमाणित नहीं माने थाना अधिकारी द्वारा। मैं उसका एक BNS की धारा 174(3) के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक कोटपुतली महोदय देवेंद्र कुमार बिश्नोई जी, जो अभी प्रमोशन हुआ DIG बन चुके हैं, उनसे मिला। उन्होंने अपनी व्यथा बताई मैंने, तब उन्होंने कहा कि इस पर तो FIR दर्ज होनी चाहिए। मगर आपके SHO ने नहीं की। बोले मुझे तो मैं कर देता हूँ। उन्होंने मेरे से परिवार लिया, परिवार के ऊपर नोट किया SHO कोटपुतली मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करे, और अपना DO लेटर के साथ कल ही हाथ के हाथ ही एक सिपाही बुला के और थाने पर भिजवा दिया गया। मगर SHO की नेग्लिजेंस देखिए, भिजवाने के बाद भी उन्होंने रात भर मुकदमा दर्ज नहीं किया। कल परसों भिजवाई थी वो। कल उन्होंने मेरे बार बार दबाव बनाने पर मुकदमा दर्ज किया
और जांच उसी अनुसंधान अधिकारी एसआई को दी जिसने पहले मेरे आरोप प्रमाणित नहीं मानने गए थे। अब मुकदमा तो दर्ज हो गया और ये मुकदमा देश में एक नजीर पैदा कर रहा है कि जो लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी, यहाँ तक 2-3 साल हो जाती है, सूचना आयोग किसी पर जुर्माना तक नहीं लगाता है, उस पर एक नजीर पैदा हो सकती है। इस पे हम लीगल एम्बिट पूरा प्रयत्नशील है कि हम इसको एक आखिरी अंजाम तक पहुंचाए। अब हमारा अगला प्रोग्राम ये है कि इस पर किसी सक्षम अधिकारी से जो आईटीआई की जानकारी रखता हो, कानून में आस्था रखता हो, उससे जांच कराकर आरोपियों को जेल के सलाखों के पीछे डालने का है। जी होरा साहब। जैसा कि अभी आपने बताया कि आरटीआई एक्ट के तहत लोक सूचना अधिकारी जानबूझकर अवरोध पैदा करते हैं, जानकारी नहीं देते हैं, और आपने यह भी बताया कि आपने उनके विरुद्ध थाने में शिकायत दर्ज करवाई, सहयोग नहीं मिला। उसके बाद आपने एसपी महोदय से मिल करके फिर ये कार्रवाई आपने करवाई। आप खुशकिस्मत हैं, देश में जो इस समय हालात हैं, किसी भी थाने में किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध अपराध दर्ज करवाना यानी एफआईआर दर्ज करवाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। आपने ये जो नजीर पेश करी है, ये लाखों लोगों के मतलब लाखों लोगों में ऊर्जा भरेगा, और आपका जहां भी मार्गदर्शन देश के जिस भी नागरिक को लगेगा, आप अपना मार्गदर्शन लीगल एम्बिट के द्वारा देना चाहेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम दरअसल क्या था, 2007 से जब मैं आरटीआई पे काम करने लगा तब से ही पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते आ रहे हैं। बुरा साहब आज तो साथ में कोई किसी के खिलाफ 6-7 मुकदमे पुलिस ने दर्ज किए, सब यहाँ झूठा माना गया। और उसके बाद हमने तय कर लिया बदमाश करप्शन के खिलाफ देश के हित में काम करना है, और उसी से लगातार करते रहे। आपकी जानकारी में होगा 2021 में एक उपमंडल अधिकारी, उपखंड अधिकारी बोलते हैं, हमारे यहाँ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोलते हैं, उनका सूचना नहीं देने पर भी हमने एफआईआर दर्ज कराई थी 514/2021। अब वो न्यायालय में विचाराधीन है। जी होरा साहब। देखने में ये आ रहा है कि आप तो ठीक है कि आप संघर्ष करके दबाव बनाकर और आपका अनुभव के द्वारा आप एफआईआर वगैरह दर्ज करवा लेते हैं। बाकी देश में हालात बड़े विपरीत हैं। उन आरटीआई कार्यकर्ताओं को या सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो इस समय इस समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मित्रों, आरटीआई पे मैं कहना चाहूंगा कि आप आवेदन लगाएं। लोक सूचना अधिकारी सूचना नहीं देते हैं, गलत देते हैं, झूठी देते हैं, मनगढ़ंत देते हैं, आपके साथ चीटिंग करते हैं, तो फर्स्ट अपील जरूर लगाएं। प्रथम अपील अधिकारी के आदेश प्राप्त हो जाते हैं तो अगर पालन नहीं करते तो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी अगर 30 दिवस में सूचना नहीं देते हैं, भरमी देते हैं, तब भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। एफआईआर दर्ज कराने का सीधा तरीका है, संबंधित अपना थाने में एक दरखास्त दें जिसमें पूरा अपना हालात लिखे, मेरे साथ ये बेईमानी की इसने या जो चीटिंग की है वो उसमें लिखे। वो 15 दिन तक नहीं करते हैं कोई जांच वांच, तो 16वें दिन आप पुलिस अधीक्षक के पास पहुंच जाएं। पुलिस अधीक्षक महोदय को भी अपने दें बीएनएस की धारा में संबंधित में, और वो नहीं करते हैं तो उसके बाद कोर्ट में आप आ जाओ, न्यायालय तुरंत कर देता है। आज की तारीख में राजस्थान गवर्नमेंट ने तो एक होरा साहब 2010 में एक परिपत्र जारी कर रखा है, बड़ा गजब का परिपत्र है वो, बार बार हम ग्रुप में शेयर करते हैं। उसमें साफ राज्य सरकार ने साफ कहा है, भारत सरकार के आदेश अनुसार, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उनके टाइम में वो जारी हुआ था, उसमें परिपत्र में साफ लिखा 20/12/2010 का परिपत्र है वो, जिसमें साफ लिखा है कि जो लोक सूचना अधिकारी सूचना देने में अड़चन पैदा करेगा उसके खिलाफ आईपीसी सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई होगी। तो हम उस पत्र को दिखाते हैं, मुकदमा दर्ज हो जाता है। आपको पता होगा मैं करीब 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज करवा चुका हूँ लोक सूचना अधिकारियों पे, अपीलीय अधिकारियों पे, जो न्यायालय विचाराधीन है। और आयोग में जाना
तो मेरी समझ में अब सूचना आयोगों में जाना तो हम कार्यकर्ताओं की, आम आदमी के लिए बेवकूफ़ी की बात है। वहां देते नहीं सूचना। आप वोरा साहब देखो, इनका उठा के अगर सूचना आयोग किसी पे पेनल्टी लगाता है, जुर्माना करता है, विभागीय जांच खोलता है, तो वो छोटा से छोटा लोक सूचना अधिकारी होता है, ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी, उसको जुर्माना लगाते हैं, उसमें सारा अपना जो भी टारगेट है तो उसमें पूरा कर लेते हैं। मगर बच्चों पे ये कोई भी हाथ नहीं डालते। जी वोरा साहब, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल वास्तविकता यही है कि छोटे मोटे कर्मचारियों पे तो कार्रवाई हो जाती है, पर जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। जी अब अभी आपने जिस परिपत्र का उल्लेख करा है उसे आप मुझे भेज देंगे तो मैं अपने लिंक में उसका डाल दूंगा, ताकि उससे देश के और भी नागरिकों को सहूलियत हो। परंतु मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप जो कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार का मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखने में बिरला ही आता है कि आप एफआईआर दर्ज करवा लेते हैं, और जो आम व्यक्ति है, आरटीआई कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता, उसे बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और जो भी मुकदमे हुए हैं, ज्यादातर मुकदमे राजस्थान में ही दर्ज हुए हैं, दूसरे स्टेट में नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए आरटीआई कार्यकर्ताओं को क्या करना पड़ेगा कि उनके भी मुकदमे दर्ज हो जाएं। और ये जो लोक सूचना अधिकारी, जैसे आपने कहा कि सूचना रोकना, झूठी सूचना देना, अभी मेरे द्वारा एक आरटीआई लगाया गया है। एक ही विभाग में एक ही अधिकारी के पास भेजा गया था। उसने मेरे आवेदन को प्राप्ति का जो दिनांक है उससे 8 दिन आगे दर्शाया है उसके पत्र में कि आपका आवेदन, मेरा जैसे आप एक एग्जांपल बताता हूं, मैंने 30 तारीख को भेजा, 31 को उन्हें प्राप्त हो गया, पर वो उनके लेटर में दर्शा रहे हैं कि 8 तारीख को प्राप्त हुआ। दूसरा, वो जो मुझे पत्र भेज रहे हैं उसमें 22 तारीख लिखा हुआ है, और उसकी वो जो पोस्ट कर रहे हैं स्पीड पोस्ट, वो 30 तारीख को कर रहे हैं। तो इसके ऊपर क्या अपराध बनता है? किन धाराओं में इसमें प्रकरण हो सकता है क्या? नहीं, इन पे नहीं हो सकता। ये तो जो जिस आपने डाक से भेजा हो, मेल से भेजा हो, जब उनको डाक की रसीद जो ट्रैक रिपोर्ट आप करते हैं तलाश, वो जब उनको रिसीव हो गया उसी डेट से माना जाएगा, जब वो 15 दिन बाद करें। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने 30 तारीख को आरटीआई भेजा, हाँ जी, 31 तारीख को उनको प्राप्त हो गया। जी। पोस्टल डिपार्टमेंट का प्राप्ति की रसीद आ गई कि 31 तारीख को उनको प्राप्त हो गया, परंतु वो उनके पत्र में ये लिख रहे हैं कि उनको 8 तारीख को प्राप्त हुआ। नहीं, गलत लिख रहे हैं। वो 8 वो और 31 उसके को बाद माना जाएगा। और उसके बाद वो जो है 22 तारीख को लेटर लिख रहे हैं, लेटर में 22 तारीख का डेट है, लेकिन वो जो वहां स्पीड पोस्ट कर रहे हैं वो 29 या 30 तारीख को कर रहे हैं। वो रिसिप्ट भी आ गई कि उनके द्वारा लेटर 22 को बनाया गया है, पर उसको 30 तारीख को पोस्ट किया गया है। तो इसमें कोई अपराध बनेगा क्या? कोई एफआईआर हो सकता है? नहीं, एफआईआर नहीं हो सकता इसमें। ये तो नेग्लिजेंसी है केवल, लेकिन कानून में 31 तारीख माना प्राप्ति माना जाएगा, और जब 29-30 को जो जिस दिन आपको प्राप्त हुआ वो डेट मानी जाएगी। ऐसा वो लगातार कर रहे हैं, मतलब 2 आवेदन भेजा और दोनों में उन्होंने ऐसा ही करा है, यानी जानबूझ के किया जा रहा है। ऐसा कोई बदमाश हो ना पूरे हिंदुस्तान में, कहीं भी जो लोक सूचना अधिकारी बदमाश हो, तो आप मुझे भेजो, मैं यहाँ से लगाऊंगा और कोर्टपुतली मुकदमा दर्ज करा दें, उसके खिलाफ भुगतना रहेगा तारीख। हाँ, तो देश के मतलब आरटीआई कार्यकर्ताओं को ये भी संदेश है ना कि अगर इस प्रकार का कहीं हो रहा तो वो आपसे संपर्क करें और आप उनकी मदद करेंगे। हाँ बिल्कुल जी। दूसरा, मैं यहाँ एक और कहना चाहूंगा कि हमने लीगल एम्बिट में सरदार ताजन जी, जो हमारे बहुत ही बुद्धिजीवी ला के, हमारे सीओ साहब हैं, पारिक साहब, हुर्रा साहब, जो हमारी टीम है, उसने सबने मिलकर 2021 में एक अलग बनाया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के तहत हम लगाते थे। उसमें प्रावधान ये है कि आपने आवेदन लगाया, उसमें 10 रुपए की टिकट लगाते हो, 10 रुपए के शुल्क देते हो आप, तो 24 घंटे में रिकॉर्ड उपलब्ध करवाना होगा उनको जी। और 5 रुपए की लगाते हो तो 7 दिन में। उसमें सूचना अधिकार वर्षिस जो आरटीआई है, उसमें महीना, 2 महीना, 6 महीने लग जाते हैं। इसके अंदर अगर नहीं देते हैं वो आपको, तो एक लीगल नोटिस आप दो या अपने वकील के माध्यम दिला दो, तो 48 घंटे बाद अगर नहीं मिलता तो 50 घंटे में सीधा जिला उपभोक्ता आयोग में आप एक परिवाद दायर कर सकते हो। जो अभी राजस्थान में अच्छे अच्छे आईएएस आईपीएस के खिलाफ खूब अच्छे डिसीजन आए हैं, जो ग्रुप में शेयर कर रखे हैं हम लोगों ने। अभी मैंने कलेक्टर के खिलाफ कर रखा है, तहसीलदार के खिलाफ कर रखा है, मजिस्ट्रेट के खिलाफ कर रखे हैं, तो उसमें तुरंत ही निदान मिल जाता है, विद इन 3 या
4 मंथ के आसपास। मतलब आपका कहना ये कि आरटीआई से बेहतर जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का विकल्प हमारे पास मौजूद है, हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और एक चीज कुछ कहना जी, एक और बताएं। कहना चाहूंगा, कई पंचायत राज अधिनियम में पंचायत में आरटीआई लगाते हैं। पंचायत राज में पूरे हिंदुस्तान में पंचायत राज अधिनियम में या जो विभाग उसके नियम में अधिनियम में प्रावधान है उसके तहत भी नकल ले सकते हैं हम। हमारे राजस्थान में है पंचायत राज अधिनियम 321 या 324 में आवेदन लगाएं, वो 24 घंटे में उपलब्ध कराएगा रिकॉर्ड ग्राम पंचायत से संबंधित जानकारी पंचायती राज अधिनियम के तहत भी ले सकते हैं। इसके अंदर प्रावधान आ गई है कि आपने कहीं अपील नहीं करी, सीधा हाईकोर्ट जाना है। सीधा हाईकोर्ट, पंचायती राज अधिनियम में सीधा आपको हाईकोर्ट जाना है। सीधा हाईकोर्ट जाना है, वहां जाके अपना खर्चा मांगे, अपना जो रिकॉर्ड है वो मांगे। हाईकोर्ट खर्चा भी दिलाता है और आपका रिकॉर्ड भी दिलाता है। अच्छा, उसमें जो भी हर्जाना है वो आपको मिल जाता है जी, जो भी आपका खर्चा है। जी जी जी, तो राव साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया, और उम्मीद है आप ऐसे ही देश के नागरिकों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। आप खूब दीर्घायु हों और हिंद की जय करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं राजवीर सिंह होरा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर जानकारी समय से मिलती रहे।